प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने सुना महाराज विक्रमादित्य कुंभ कलश से वार्तालाप करते हुए एक सुंदर सी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। शंखपुर नगर में 4 मित्र रहते थे। काष्ठ शिल्पी, सुथार, जो लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, विविध तरह के खिलौने बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। एक अत्यंत विचक्षण प्रतिभा का धनी ऐसा यह काष्ठ शिल्पी था। दूसरा इसका मित्र था वस्त्र शिल्पी, जिसे हम दर्जी कहते हैं। तीसरा मित्र था स्वर्णकार, स्वर्ण शिल्पी, और चौथा मित्र था ब्राह्मण देवता। चारों के अंदर प्रगाढ़ मित्रता थी। एक दिन सभी के सभी मित्र काष्ठ शिल्पी के यहां पर एकत्रित होते हैं। काष्ठ शिल्पी अपने मूर्तियों को बताता है और कहता है कि दोस्तों, अब मैं यह शहर छोड़कर किसी अन्य शहर में जाकर अपनी कला को बताना चाहता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर, इस शहर के अंदर जो मेरी प्रतिभा है उसका सच्चा मूल्यांकन नहीं हो रहा है, अच्छा मूल्यांकन नहीं हो रहा है। मेरी प्रतिभा, मुझे लगता है कि यहां पर कुंठित हो रही है, दबा दी जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं परदेश में जाकर अपने इस हुनर को बताऊं। इनका आपस में वार्तालाप चल रहा था। दर्जी ने भी कहा, जो कि वस्त्र शिल्पी था, कि बात तो तुम सही कहते हो। विद्या और ज्ञान और अपनी विचक्षणता, इसकी सच्ची परीक्षा परदेश में ही होती है। पर मित्र, परदेश में जा रहे हो तो अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या इतने साल तक तुम एकाकी रहोगे, अकेले रहोगे? अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं, 4-5 साल के अंदर वापस आ जाऊंगा, अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा, फिर वापस अपने ही शहर में आऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले कि मित्र, बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी इतनी साधना की है, इतने मंत्रों को, तंत्रों को सिद्ध किया है, पर इस शहर के अंदर मुझे जैसी ख्याति प्राप्त होनी चाहिए, नहीं हो रही है। क्यों नहीं बाहर जाकर मैं भी अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करूं और भरपूर पैसा कमा के आऊं। तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। स्वर्णकार और वस्त्र शिल्पी भी सोचने लगे, जब मित्र जा ही रहा है तो हम चारों ही क्यों नहीं साथ में जाए। चारों ने एक पक्का मानस बनाया, अपने अपने परिवार वालों को जाकर मिले और कहने लगे कि हम कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए यहां से परदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ताकि हम अपने हुनर को वहां पर बता सके और यथेच्छ धन प्राप्ति कर सके, ताकि हमारा बुढ़ापा आराम से व्यतीत हो। परिवार के सदस्यों ने कहा कि ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3-4 साल अभी निकल जाएंगे। चारों मित्र जाने की तैयारी कर चुके होते हैं। अच्छे मुहूर्त के अंदर अपने शंख नगर को छोड़कर वे नगर की सीमा के बाहर आ जाते हैं और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं व्यापार के लिए। पहले जमाने के अंदर, पहले समय में, पूर्व काल के अंदर यातायात के साधन बहुत कम थे। अपने अपने रथ के ऊपर समारूढ़ होकर लोग यात्रा करते थे, और जो गरीब थे, जिनके पास समीचीन साधन नहीं थे, वे पद यात्रा करके ही अपनी मंजिल को प्राप्त करते थे। चारों दोस्त अपना अपना जितना सामान उठा सकते हैं सफर के अंदर, उतना वे अपने साथ ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं, पैदल ही चले जाते हैं। कतिपय दिनों के पश्चात एक भयंकर जंगल के अंदर
उस रास्ते से वो आगे बढ़ रहे थे। सूर्यास्त हो गया, अंधकार छाने लगा। सोचा कि अब इस जंगल के अंदर रात बिताना खतरे से खाली नहीं है। एक पेड़ के नीचे सभी विश्राम हेतु अपना आसन जमा लेते हैं। खान पान समाप्त होने के पश्चात आपस में वार्तालाप करते करते वे एक निर्णय करते हैं कि एक एक को जगकर पहरा देना होगा। सबसे पहले काष्ठ शिल्पी जगेगा पहले प्रहर में, और यदि कोई ऐसा खतरा महसूस हो, कोई जंगली जानवर आ जाए, शेर, चीता वगैरह, तो तीनों दोस्तों को उठा देगा ताकि उसको हम भगा सके। दूसरे प्रहर के अंदर जो दर्जी है, वस्त्र शिल्पी, वो जाकर पहरा देगा। तीसरे प्रहर के अंदर स्वर्णकार जाकर पहरा देगा, और चौथे प्रहर में ब्राह्मण देवता, क्योंकि उनका समय वही रहता है ब्रह्म मुहूर्त का, वे अपनी साधना के लिए उठ ही जाते हैं, तो उनको जाकर पहरा देना होगा। चारों ने तय कर लिया और सबसे पहले प्रथम प्रहर में काष्ठ शिल्पी पहरा देने के लिए उद्यत हो गया। रात निकालना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे सुनसान जंगल के अंदर बड़ा दिक्कत का काम था। बार बार इसकी डुलकी लग रही थी, झपकी आ रही थी। इसने कहा कि ऐसे तो पूरी रात निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने एक लकड़े का गोलाकार रूप में जो वहां पर काष्ठ खंड पड़ा था उसे तराशा, और एक सुंदर नारी की प्रतिमा धीरे धीरे उसके अंदर तराशने लगा। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ प्रतिमा बनाऊंगा तो मेरा समय भी निकल जाएगा और मुझे नींद भी नहीं आएगी। आकार इस तरह से वो बना रहा था, उस काष्ठखंडे के अंदर मूर्ति का स्वरूप दे रहा था, नारी रूप को, कि धीरे 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 प्रतिमा तराशते तराशते एक सुंदर सी नारी को उसने काष्ठ के अंदर से तैयार कर लिया। वो खुद ही अपनी बनाई हुई प्रतिमा पे मोहित हो गया। आज तक उसने भी अपने शंख नगर के अंदर ऐसी सुंदर प्रतिमा नहीं बनाई थी। जी जान डाल दिया। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर जब डूब जाते हैं ना, तो सचमुच में वो कलाकृति हमारी अद्वितीय होती है, अवर्णनीय होती है। अपनी ही कलाकृति के ऊपर मोहित हुए जा रहा था और सोच रहा था, काश यदि ये सचमुच की नारी हो जाती तो मैं तो इसके लिए जी जान लगा देता और इसी से विवाह करता। पर वो जानता था ये तो काष्ठ की प्रतिमा है, पर दिखने में इतनी सुंदर उसने बनाई थी। क्या उसके नाक नक्शे, उसका कटी प्रदेश जबरदस्त। मतलब श्रृंगार शतक जो हम पढ़ते हैं भर्तृहरि का, तो उसने उसके अनुरूप ही बिना श्रृंगार किए हुए उस प्रतिमा का निर्माण कर दिया था। देखते ही मन भावनी, मन लुभावनी वह प्रतिमा थी। कब उसका रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हो गया उसे भी पता नहीं चला। उसने दूसरे प्रहर के जो जागकर पहरा देने वाले थे, अपने वस्त्र शिल्पी दर्जी जी को उठाया और कहा कि मित्र, अब उठो, तुम्हारा समय आ चुका है। आंखें मलते हुए वस्त्र शिल्पी कहने लगे, इतनी जल्दी प्रथम प्रहर समाप्त हो गया? कोई बात नहीं, तुम अब आराम करो, मैं उठता हूं। और वस्त्र शिल्पी जगकर पहरा देने लगे। दोस्तों, चांदनी रात थी। चंद्रमा की चटक चांदनी के अंदर वह प्रतिमा अद्वितीय सुंदरी सी प्रतीत हो रही थी। देवताओं की देवांगनाओं के रूप को भी तिरस्कृत कर दे, ऐसी उस प्रतिमा का निर्माण इस काष्ठ शिल्पी ने कर दिया था। दर्जी सोचने लगा कि जब एक प्रहर के अंदर मेरा मित्र इतनी सुंदर प्रतिमा बना सकता है, तो क्या एक प्रहर के अंदर मैं इसको सुंदर वस्त्रों को पहना नहीं सकता हूं? मैं इसके लिए समीचीन वस्त्रों का निर्माण करता हूं। नारी तो वस्त्र के बिना अच्छी नहीं लगती है। निर्वस्त्र नारी शोभनीय नहीं होती है। अब आगे का काम मेरा है। और
वस्त्र शिल्पी ने अपना पिटारा खोला और रेशमी कपड़े निकालकर उसका मेजरमेंट लेके, नाप लेके सुंदर सा वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। एक प्रहर के अंदर अंदर उसने इतने सुंदर वस्त्र बनाए, आहा, देखते ही बनता था। अरे सादे वस्त्र भी पहनकर नारी अपनी लज्जा को ढक देती तो शोभनीय लगती है। यह तो अद्वितीय सुंदरी थी मूर्ति के रूप में। इसका सौंदर्य और निखर गया जब दर्जी ने इसको वस्त्र पहनाया। दोस्तों, तीसरा प्रहर आने ही वाला था और समीचीन वस्त्रों का परिधान धारण करा के इस मूर्ति को बाग बाग हो रहा था। यह वस्त्र शिल्पी सोचने लगा, सचमुच में यह नारी बन जाती तो क्या मजा आ जाता, इसी के साथ विवाह करके मैं विदेश यात्रा कर लेता। पर सभी जानते थे यह असंभव बात है। तीसरा प्रहर शुरू हो गया था और स्वर्णकार को उठा दिया गया। स्वर्णकार के उठते ही स्वर्णकार सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। सुंदर सी नारी प्रतिमा को देखकर वो सोचने लगा कि मेरे मित्र ने, काष्ठ शिल्पी ने ही इसको साकार रूप दिया है और मेरे दूसरे मित्र ने वस्त्र इनको पहनाकर सचमुच में अपनी कला को दर्शा दिया है, बता दिया है। अब मेरा काम है। पर इसी बीच जंगल से सुदूर कहीं से शेर के दहाड़ने की आवाज उसे आई। अपना काम छोड़कर वो टोह लेने लगा, आवाज किस दिशा से आ रही। संभल के बैठ गया। उसे लगा यदि खतरा नजदीक आ जाएगा, शेर सचमुच में यहां नजदीक आ गया तो मुझे अपने मित्रों को उठाना पड़ेगा। इसी ऊहापोह में कुछ समय तक उसने टोह लेना प्रारंभ रखा, पर उसे लगा कि दूर दूर तक अभी वो आवाज नहीं आ रही है, कहीं खो गई है। पहाड़ियों के बीच में विलीन सी हो गई वो आवाज। तो फिर से वो सोचने लगा कि चलो अब मुझे भी अपनी कला को बताने का मौका मिला है, अभी तो भरपूर समय है, क्यों नहीं स्वर्णाभूषणों से इसे मैं सुसज्जित कर दूं। दोस्तों, किस तरह से आगे स्वर्णाभूषणों से ये जो स्वर्णकार है उस मूर्ति को आभूषण पहनाएगा, ये तो सुनने के पश्चात पता चलेगा। मिलते हैं फिर अगले दिन के लिए। इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।